फिजिक्स। आज हम अल्टरनेटिव करंट से ही टॉपिक लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर में आप क्या क्या देखेंगे आज। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर की परिणामन सूत्र और ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा ह्रास और इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो आप लोग गली में इसमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखे होंगे। आपके मोबाइल के चार्जर के अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, किस प्रकार से होता है, तो इसको हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो बिना ऊर्जा व्यय के, बिना ऊर्जा खपत के प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है या तो बढ़ा देता है या परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना ऊर्जा व्यय के परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहते हैं ट्रांसफार्मर। इसको हिंदी में परिणामित्र कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं और अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा के भेजते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ऊंचाई का अर्थ होता है स्टेप अप। ठीक है, बढ़ा के भेजेंगे। अब इसका क्रियाविधि, इसका बनावट किस प्रकार से होते हैं अब यहाँ पर आगे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसके बनावट में आ जाते हैं। तो बनावट में सबसे पहले देखेंगे तो ट्रांसफार्मर बना कैसे होता है। तो ये एक नरम लोहे के टुकड़े को इस प्रकार से डिजाइन दिया जाता है, एक प्लेट बनाया जाता है। इस प्रकार से एक प्लेट बनाएंगे, बीच में होल रखेंगे और ऐसे कई प्लेटों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, जिसको पटलित करना कहते हैं। तो लेकिन इसके जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसके बीच में कुचालक पदार्थ को, जो विद्युत के कुचालक को, उस पदार्थ को वहां पे डाला जाता है। जैसे अभ्रक हो गया या प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक कम वोल्टेज वाले में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, हाई वोल्टेज वाले में अभ्रक का उपयोग करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज में इसमें एनर्जी भी यानी गर्म भी बहुत होगा, इसलिए पिघल सकता है। तो इसके ऊपर में प्लास्टिक लगा के या अभ्रक लगा के फिर दूसरे को रख देंगे। ऐसे रखकर उचित मोटाई का इसको ट्रांसफार्मर बना लिया जाता है। तो इसको कहते हैं क्रोड। इसका ये वाली भाग क्रोड है जो इसके ऊपर में तह जमा के रखते हैं। दूसरा होता है इसमें कुंडली। तो इसमें दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली और एक है द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली इस प्रकार से देखें तो अगर ये अपचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है और इसको एसी सिग्नल के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये भी कॉपर वायर का बनाया जाता है, विद्युत रोधी कॉपर वायर को लपेटकर बनाया जाता है, जैसे आर्मेचर बनता है वही वायर का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ये द्वितीयक कुंडली जिसमें वोल्टेज को घटा के भेजा जाता है वो द्वितीयक कुंडली में रहता है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये आपका सैद्धांतिक चित्र है और सर्किट डायग्राम में इस प्रकार से चित्र बना होता है। ये प्राथमिक कुंडली में देख लीजिए फेरों की संख्या अधिक है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होता है। तो ये कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जस्ट विपरीत है। क्रोड तो वैसे ही बनेगा, कुंडली बस चेंज होता है। कुंडली में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखते हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखा जाता है। वो कहलाता है स्टेप अप, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई में फेरों की संख्या प्राथमिक में अधिक होगा और ऊंचाई में द्वितीयक में अधिक होगा। क्लियर हो गया। तो ये दो प्रकार हुआ। अभी क्यों कम और ज्यादा होता है हम यहाँ पे सिद्धांत में देखेंगे। तो ये परिभाषा हो गया, प्रकार हो गया और इसके बनावट हो गया। अब हम इसमें परिणामन सूत्र या सिद्धांत में आते हैं। हाँ, ये ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत मतलब एक कुंडली पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए
तो दूसरे कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है ये। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हम अगर देखें तो चलिए इसके परिणामन सूत्र का स्टार्ट करते हैं। तो ये अनुप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो उसके आधार पर मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है Np और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है Ns। और प्राथमिक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यदि फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, माइनस Np d फाई अपॉन dt। क्लियर है, ये प्राथमिक कुंडली का। ठीक, फैराडे के नियम से हमने ये देख चुके थे। तो इतना होगा प्राथमिक कुंडली में। अब यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि जितने भी फ्लक्स था प्राथमिक कुंडली में वही फ्लक्स द्वितीय कुंडली को प्राप्त होते हैं, यानी फ्लक्स का क्षरण ना हो। ठीक है, तो फ्लक्स का क्षरण ना हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल N एप्सिलॉन S इक्वल टू होगा माइनस NS d फाई अपॉन dt, क्योंकि फ्लक्स में क्षरण नहीं हो रहा है, ये हम मान के चलते हैं। तो यहाँ Np और Ns आपको मिल गया, इन दोनों को हम भाग दे दें, समीकरण 1 और 2 को भाग दिया जाए तो एप्सिलॉन P और एप्सिलॉन S इक्वल टू होता है Np अपॉन Ns। तो यहाँ माइनस कैंसिल होगा, d फाई अपॉन dt कैंसिल होगा। अब हम ये मान लेते हैं इस प्राथमिक और द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है, शून्य है। तो इस स्थिति में इसके सिरों में जो विभवांतर है वही प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और तो हम ये कह सकते हैं एप्सिलॉन P को हम विद्युत वाहक बल Ep कह सकते हैं और एप्सिलॉन S को विद्युत वाहक बल Es कह सकते हैं। किस कंडीशन में, अगर इसका प्रतिरोध नगण्य है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं Ep अपॉन Es इक्वल टू Np अपॉन Ns, इक्वेशन 3। तो ये है सिद्धांत विद्युत वाहक बलों की सिद्धांत अनुपातिक सूत्र है। अब हम करंट में देखते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ चलिए अब देखते हैं करंट में ले लेते हैं। मान लो माना कि किसी क्षण प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में धारा Ip तथा Is है। चलो प्राथमिक और द्वितीयक में धारा क्या है, Ip और Is है। तो अब हम यहां पर देखते हैं, हमने आदर्श कंडीशन अप्लाई किया था कि कोई भी फ्लक्स का क्षरण हो नहीं रहा है। इसका मतलब है प्राथमिक कुंडली की जितनी भी शक्ति है वही द्वितीय कुंडली की शक्ति होगी। तो आदर्श कंडीशन में स्थिति में प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति। क्योंकि फ्लक्स का क्षरण नहीं हो रहा है इसलिए प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर होता है। तो शक्ति बराबर होता है विद्युत वाहक बल गुणित धारा ES IS। सो EP अपॉन ES इक्वल टू होगा IS अपॉन IP, इक्वेशन 4। तो 3 और 4 का हम तुलना करें तो आप देखेंगे EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP इक्वल टू NP अपॉन NS। तो ये है परिणामन सूत्र, अनुपातिक सूत्र। तो इसके आधार पर हम अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। देखिए इसके आधार पर हम प्राथमिक और द्वितीय कुंडली बना सकते हैं।
यदि अब देखिए सॉरी, इसके आधार पर हम अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। जैसे अपचाई ट्रांसफार्मर को बात करें, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज घटा के भेजना है। तो वोल्टेज घटा के भेजना मतलब ईपी अधिक होगा ईएस से। तो ईपी अधिक है ईएस से, तो हम कैसे करेंगे? ईपी अधिक ईएस से अधिक, तो एनपी अधिक करेंगे, एनपी को अधिक कर दे और एनएस को अधिक कर दे। तो प्राथमिक कुंडली में क्या था? फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में अधिक था अपचाई ट्रांसफार्मर में, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम थी। इसलिए जब भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखते हैं कब? अपचाई ट्रांसफार्मर में, और यहाँ एसी सिग्नल को लगा दिया जाता है। ओके, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को कम रखेंगे। तो ये बन जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसी प्रकार उच्चाई ट्रांसफार्मर में देखें, उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज कम होता है और द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज अधिक होता है। तो उस स्थिति में एनपी लेस देन एनएस होता है। तो अब हमारा जो ट्रांसफार्मर बनेगा तो उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखेंगे और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, फेरों की संख्या क्यों कम ज्यादा होता है। ठीक, तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर के कारण है। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगा होता है? तो उच्चाई ट्रांसफार्मर जब हम विद्युत परिपथ विद्युत प्राप्त होता है, जैसे कोई पावर वोल्टेज जहाँ पे बनता है वहां से अगर निकलता है तो पूरे वोल्टेज को बाहर बहुत दूर दूर तक भेजना रहता है। तो बहुत दूर तक भेजना है तो इसको क्या करते हैं? बढ़ा के भेजते हैं, ट्रांसफार्मर से बढ़ा के भेजा जाता है, यानी वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं। तो वोल्टेज को बढ़ा के भेजेंगे तो ज्यादा दूर तक वो जा सकता है। अब जैसे ज्यादा दूर, अब जैसे ही आपके पास किसी गांव या किसी घर किसी शहर में पहुंचाना है तो वहां पर आने वाली वोल्टेज बहुत अधिक होगा। उस वोल्टेज को घर में पहुंचा दें तो हो सकता है घर जल सकता है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं? 10 घरों में बांटने के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? जैसे घरों के लिए चाहिए, एक स्विच के लिए चाहिए 220 वोल्ट, यानी एक पूरे घर के लिए अगर 1000 वोल्ट हो जाए तो उतना काफी हो जाता है, 800 वोल्ट हो जाए तो उतना काफी होता है। तो 220 वोल्ट में क्या करेंगे? उधर से आता है 33 के भी, तो वहां से इसको घटा के दिया जाता है ना, अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो आई होप ये सिद्धांत इसके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा ह्रास, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता को देखते हैं। ऊर्जा ह्रास से पहले दक्षता को देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? आदर्श कंडीशन पर अप्लाई है, मतलब निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति बराबर होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का दक्षता को हम कहेंगे तो निर्गत शक्ति बता निवेशित शक्ति, इन दोनों के अनुपात को दक्षता कहा जाता है। यानी निर्गत मतलब होता है द्वितीयक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा, इनके अनुपात को हम दक्षता कहेंगे। लेकिन ट्रांसफार्मर में बहुत सारे ऊर्जा ह्रास होती है। तो एक आदर्श कंडीशन में अगर हम देखें, आदर्श कंडीशन में अगर हम देखें तो इसकी दक्षता 100% होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो एक आएगा एक मतलब 100% हुआ, है ना। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऊर्जा ह्रास होती है जिसके कारण से इसमें 70% से लेके 95% तक 98% तक इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? अगर हम उसका कुछ प्रिकॉशन ले तब। ठीक है, तो प्रिकॉशन से पहले ऊर्जा ह्रास को हम देखते हैं, ऊर्जा ह्रास को पहले चेक करते हैं और उसको दूर करने को उपाय करेंगे, तब ये 98% तक जा सकता है, नहीं तो 70% तक देता है ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले ऊर्जा ह्रास क्या होती है उसको देखते हैं। तो ऊर्जा ह्रास ये है कि प्राथमिक कुंडली में जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं वही द्वितीयक कुंडली में पूर्णता प्राप्त हो जाए, लेकिन द्वितीयक कुंडली में पूर्णता प्राप्त नहीं होता है, इनके बीच का डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, इसी को कहते हैं ऊर्जा ह्रास। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार की ऊर्जा ह्रास होती है? तो इसमें मुख्यतः 5 प्रकार की ऊर्जा ह्रास होता है। सबसे पहले ताम्र ह्रास, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर बना होता है, 2 मुख्य पार्ट होते हैं उसके, एक तो होता है क्रोड और दूसरा होता है कुंडली। तो कुंडली बना होता है कॉपर वायर का। तो कॉपर वायर का बने होने के कारण
इसमें चूंकि कॉपर वायर का बनाने के उद्देश्य था कि इसका प्रतिरोध कम होता है लेकिन शून्य नहीं होता है। तो प्रतिरोध अधिक होने के कारण, प्रतिरोध होने के कारण इसमें जूल प्रभाव से, जूल प्रभाव क्या है, H=I²RT, इस फार्मूला से इसमें हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है जूल प्रभाव से। ठीक है, एक वीडियो बना देंगे जूल प्रभाव के बारे में तो आप उसको समझ जाओगे। तो जूल प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है जिसका मात्रा होता है Hi²RT, जहां पर I करंट है, धारक मान है, R उसका प्रतिरोध है और T समय अंतराल है। तो यहाँ पर प्रतिरोध R का मान तो शून्य नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें इतनी ऊर्जा ह्रास होती है जिसको हम, इस कारण को ताम्र ह्रास कहा जाता है। क्योंकि कॉपर वायर में होता है इसलिए कॉपर लॉस उसको बोला जाता है। तो ये ऊष्मा क्या होता है, अपव्यय हो जाता है, गर्म हो जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे चार्जर को ज्यादा देर तक आप चार्ज करेंगे तो गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उपस्थित जो ट्रांसफार्मर है वो ज्यादा देर तक वर्क करने के कारण ये ऊर्जा ह्रास हो जाती है। तो ठीक है, ये ताम्र ह्रास कहलाता है। अब इस ताम्र ह्रास को कैसे दूर करें, तो इसको दूर करने के लिए प्रतिरोध का मान कम करना पड़ेगा। तो प्रतिरोध का मान हम कैसे कम करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, तो इसलिए कोशिश किया जाता है मोटे तार का बनाया जाए। लेकिन छोटा ट्रांसफार्मर है तो मोटे तार का उपयोग नहीं कर सकते, तो करंट के आधार पर प्रतिरोध को एडजस्ट किया जाता है, तो मोटे तार का उपयोग करके ताम्र ह्रास को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये ताम्र ह्रास समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लौह ह्रास में, आयरन लॉस में। तो ये आयरन लॉस क्या होता है, अब बताइए क्रोड किससे बना होता है, लोहे से, ठीक है, उसमें कुछ ह्रास होगा तभी उसको आयरन लॉस बोला गया है। तो आयरन लॉस में क्या होता है, चूंकि यहाँ पर एक लोहा जो है धातु का बना होता है और धातु का बना है तो प्राथमिक कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगा, तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। तो हमने भंवर धारा में क्या पढ़ा कि एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई वस्तु को रख दिया जाए, धातु प्लेट को रख दिया जाए या धातु की प्लेट को गति करा जाए तो उसके पृष्ठ पर एक भंवर धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो भंवर के समान होता है। ठीक है, तो वही चीज ये लोहे के प्लेट पर भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये भंवर धारा क्या है, यानी प्रेरित धारा क्या करता है, हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है, हमारे काम को उल्टा करता है, मतलब मुख्य धारक मान को कम करता है, जिसके कारण से कई ऊर्जा जो है व्यय हो जाता है। इसे वो कहते हैं लौह ह्रास या आयरन लॉस कहा जाता है। ठीक है, तो क्रोड जो लोहे का बना हुआ क्रोड है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के साथ भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से ऊर्जा अपव्यय होता है। इस ऊर्जा अपव्यय को कहते हैं लौह ह्रास। ठीक है, अब इसको दूर कैसे करें, तो इसको दूर करने के लिए प्लेट को छोटा छोटा कई प्लेट को बना के बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अब कई प्लेट को बीच में क्या डालते हैं, कुचालक पदार्थ। कुचालक क्यों, कुचालक पदार्थ रहेगा तो इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धारा कम हो जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध अधिक होने से धारा कम होता है, आप तो जानते हो, तो इसीलिए पटलित बना देने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और जिससे धारा कम हो जाती है, तो भंवर धारा जो है वो कम होता है और लौह ह्रास कम हो जाता है। इसलिए क्रोड को पटलित किया जाता है। इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक तथ्यात्मक प्रश्न में भी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप ये लौह ह्रास जो समझ आ गया होगा। अब है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण होता क्या है, तो आपको पता है कि प्राथमिक कुंडली में जितने बद्ध चुंबकीय फ्लक्स था वही द्वितीय कुंडली में पहुंच रहा है। ये सिद्धांत के आधार पर हमने पूरा थ्योरी देखे थे, लेकिन क्या संपूर्ण फ्लक्स द्वितीयक में आएगा, नहीं आता है, क्यों, उसी में फ्लक्स का क्षरण हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स का क्षरण होने से भी हमारा ऊर्जा ह्रास होती है। तो कैसे क्षरण होता है, किस प्रकार से लीकेज हो जाता है, इसको हम देखते हैं। तो जैसे हमने ये ट्रांसफार्मर बनाया, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर हमने एक कुंडली बनाया, द्वितीय कुंडली यहाँ पर बनाया, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप है। तो
बल रेखाएं इस प्रकार से मान लो निकल रही है, तो ये द्वितीय कुंडली में प्रेरित जो बल रेखा है वो निश्चित कुछ मात्रा इधर से लॉस हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि अब जो बनाया जाता है इस प्रकार से बनाता है, ठीक है। बड़े ट्रांसफार्मर में तो ऐसा ही बनाया जाता है, लेकिन छोटे ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से बनाया जाता है। और यहाँ पर ये प्राथमिक कुंडली को लगा देंगे और द्वितीय कुंडली को इसके ऊपर में इस प्रकार से लपेट देंगे, यानी प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेट देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, दोनों कुंडली के बीच में गैप नहीं होता है और ये चुंबकीय फ्लक्स क्षरण से दूर हो सकते हैं। दूसरा, इस प्लेट पर भी चुंबकीय फ्लक्स आएंगे, ठीक है, तो ये भी अपने जगह पर इस प्रकार से अंदर पर ही गोल गोल घूम के रह जाएंगे, अर्थात बाहर नहीं जाएगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स क्षरण होता है, तो जिसको इस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथा है शैथिल्यहास। तो शैथिल्यहास क्या होता है, चूंकि प्राथमिक कुंडली में हमने लगाया AC, प्राथमिक कुंडली में हमने प्रत्यावर्ती धारा लगाया, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, इसकी दिशा निश्चित नहीं है, कभी धनात्मक होगा, कभी शून्य होगा, फिर ऋणात्मक होगा, तो इसका फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो अब मान लो ये धनात्मक आया, तो जैसे एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे आ रही है, जैसे धारा ऊपर गया तो क्षेत्र ऐसे बनेगा, लेकिन जब धारा पलट गई तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो उसी क्षण क्या है, जैसे मान लेते हैं एक क्षण में N ध्रुव उत्पन्न है, दूसरे क्षण में क्या हो रहा है, S ध्रुव उत्पन्न हो रहा है, और बीच में जीरो भी हो रहा है। जीरो हो रहा है मतलब चुंबकत्व तो समाप्त भी हो रहा है। तो इस क्रोड में अगर हम देखें तो जो क्रोड है वो चुंबकित होगा, विचुंबकित होगा और जीरो भी होगा, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। तो क्या होगा, अगर ये क्रोड में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो उसमें भी एक एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए इस लोहे को बनाया जाता है नरम लोहे का, ठीक है, क्योंकि नरम लोहे में चुंबकित करना भी आसान है और विचुंबकित करना आसान है। लेकिन फौलाद लोहा में अगर हम देखें, ठीक है, तो उस लोहे में अगर विद्युत धारा अगर आप चुंबकित करोगे तो बहुत मुश्किल से चुंबकित होगा, लेकिन एक बार चुंबकित हो गया तो छोड़ने में भी टाइम लगेगा, है ना। जैसे एक आलपिन को, सिंपल आलपिन को जो फौलाद लोहा से बना होता है, उसको अगर मैग्नेट से घिस के अगर रख दोगे तो घंटों तक उसमें चुंबकीय क्षेत्र रहता है, क्लियर है। तो इसलिए इस शैथिल्यहास को दूर करने के लिए नरम लोहे के टुकड़े को लगाया जाता है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये चौथा है, लास्ट है क्रोड का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ कोर। तो क्या होता है, बड़े बड़े, ये छोटे ट्रांसफार्मर में तो देखा नहीं गया है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जिसमें हाई वोल्टेज आती है, उस ट्रांसफार्मर में देखना कभी कभी आवाज आती है उसके अंदर से, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बगल में आप जाके देखेंगे तो बहुत आवाज आती है। तो ये आवाज क्या होता है, उसके क्रोड में कंपन उत्पन्न होता है, हाई वोल्टेज चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के साथ उसमें कंपन होता है। तो कंपन होने के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनि ऊर्जा के रूप में, जो मुख्य ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में अव्यय हो जाता है, जिसको क्रोड का कंपन या वाइब्रेशन ऑफ कोर कहते हैं हम। तो इसको दूर करने के लिए उसको एक आयल के अंदर में डुबा के रखते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर आयल आता है, उसके अंदर डुबा के रखते हैं, तो कुछ हद तक ये वाला कंपन कम होता है। तो आई होप ट्रांसफार्मर के बारे में आप ये सब समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।